ट्रेंड को लेकर बात होती है, पॉजिटिव खबरों को लेकर बात होती है, आंकड़ों में बैलेंस नहीं रखा जाता सर। ये नहीं बताया जाता कि जो लोग मरे हैं वो हाईएस्ट हैं, ये नहीं बताया जाता। घर उजड़ रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं। 314 रुपए का इंजेक्शन 14,000 में लोग खरीद रहा है, ब्लैक फंगस का इंजेक्शन। तो नीति में चूक तो हुई है हमारी, तो जिम्मेदारी लोगों की तो बनती है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। लोग इस बात का ख्याल रखें कि डायबिटीज कंट्रोल में रहे। क्या हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी इंपावर्ड ग्रुप्स की नहीं बनती है कि समय रहते हमें पता नहीं चला, इसलिए इतने महंगे इंजेक्शन लोगों को खरीदने पड़ रहे हैं? और जो 1,20,000 मौत मार्च से, अप्रैल से और मई आज तक हुई, 1,20,000 मौत, क्या उस पर हम अफसोस नहीं जता सकते और क्या जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि हमारी नीति में चूक हुई जिसकी वजह से इतने ज्यादा जो घर हैं वो उजड़े हैं? इस महामारी के सेकेंड वेव में जो एक केसेस बढ़े, केसेस का चैलेंज आया है, देश ने उसको संभालने की पूरी कोशिश की है। सेकेंड वेव दूसरी जगह पे भी आई है, दूसरे देशों में भी आई है। ये अपनी जगह एक्सपेक्टेड भी थी, और ये भी जैसे बताया गया कि मॉडलिंग के द्वारा किसी ने इतना साइज इसका बताया और डॉक्टर विजय राघवन ने इसका जवाब दिया था। आंकड़ों में बैलेंस नहीं रखा जाता। अब इसके जो महामारी का असर है उसको कम करने के लिए ये नहीं बताया जाता। राज्य सरकारों ने, घर उजड़ रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं, भारत सरकार ने पूरे यत्न किए हैं। आंकड़ों में बैलेंस नहीं रखा जाता। ये नहीं बताया जाता कि जो लोग मरे हैं वो हाईएस्ट हैं। पीपल ऑफ इंडिया have worked hard as one nation, one team. ये हमारी नीति में चूक हुई, and yes, we'll face. इतने ज्यादा जो घर हैं वो उजड़े हैं। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा कि जो पीड़ा है उन्होंने हम सबकी तरफ से उस पीड़ा को जताया। हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी इंपावर्ड ग्रुप्स की नहीं बनती है? हम सब महसूस करते हैं, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मार्च से, अप्रैल से और मई आज तक हुई 1,20,000 मौत, क्या उस पर हम अफसोस नहीं जता सकते और क्या जिम्मेदारी नहीं ले सकते? हम सब महसूस करते हैं, लेकिन लड़ भी रहे हैं और इकट्ठे होके इसका मुकाबला भी करेंगे। ये इनविजिबल एनिमी है और इसको देश से खत्म करके हटाएंगे, और जिस तरह की भी परिस्थिति है उसका जितना भी पूरे जोर के साथ मुकाबला करना चाहिए, हम सब मिलकर करेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सवाल चाहे जितने हों, जवाब की तरह नहीं दिया जा रहा। हमारे सहयोगी परिमल के सवाल का इतना ही जवाब मिला जो कि जवाब था भी नहीं। अलग अलग समय पर सरकार के जवाबों को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जवाब देने का मतलब आपको घुमाते रहना है। फरवरी महीने में केंद्रीय बजट में मोदी सरकार कहती है कि टीके की खरीद के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोटी हेडलाइन छप जाती है। 10 मई को वित्त मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होती है। उसमें कहा जाता है कि बजट में जो 35,000 करोड़ का प्रावधान राज्यों को देने के लिए किया गया था, वो राज्यों को हस्तांतरण शीर्षक के नीचे किया गया था, ट्रांसफर। इसी से केंद्र टीका खरीद रहा है और राज्यों को दे रहा है। टीकाकरण के लिए राज्यों को दी गई राशि वास्तव में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित होती है, यानी हेल्थ मिनिस्ट्री खर्च करती है। इस प्रेस रिलीज की आखिरी पंक्ति यह है कि राज्यों को हस्तांतरण शीर्षक वाली मांग के उपयोग का अर्थ यह नहीं कि केंद्र द्वारा खर्च नहीं किया जा सकता है। जब स्टेट को ही खरीदना है तो उनके लिए 35,000 करोड़ से जो प्रावधान किया गया है, केंद्र क्यों खरीद रहा है? केंद्र 150 रुपए में टीका खरीदकर राज्यों को दे रहा है। क्यों राज्यों को अधिक कीमत पर उसी कंपनी से टीके की खरीद करनी पड़ रही है? क्या केंद्र अपने टीका खरीदने के लिए अलग से फंड नहीं रख सकता था? राज्यों को दिए जाने वाले फंड से राज्य टीका खरीदते। अब जब यह पैसा राज्यों को नहीं मिलेगा, न दिया जा रहा है, तो उनके पास टीका खरीदने का पैसा कहां से आएगा? जीएसटी का बकाया अलग से है। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा है कि 2 तिमाही से जीएसटी की बैठक नहीं हुई है। राज्यों की आर्थिक स्थिति भी खस्ता है। 16 मार्च को कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे राज्यसभा में कहते हैं कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे स्वतंत्र रूप से टीका बनाने वाली कंपनियों से टीके की खरीद के लिए कोई करार न करें। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों को खुद से टीका खरीदने की अनुमति नहीं दी गई थी।
19 अप्रैल को मोदी सरकार राज्य सरकारों को टीके की अतिरिक्त खुराक सीधे वैक्सीन निर्माताओं से खरीदने की अनुमति देती है। राज्यों ने विरोध किया, लेकिन जब उन पर थोप दिया गया तो ग्लोबल टेंडर निकालने लगे। ग्लोबल टेंडर तो केंद्र सरकार को पहले निकालना चाहिए था। क्या अब राज्यों को विदेशों में अपना दूतावास भी बनाना पड़ेगा? बीएमसी ने 12 मई को 1 करोड़ टीके की डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला। 18 मई की डेडलाइन थी, पर कोई नहीं आया। अब 1 हफ्ता और डेडलाइन बढ़ा दी गई है। जो सरकार 19 अप्रैल से पहले तक कह रही थी कि कोई राज्य अपने से टीका नहीं खरीद सकता है, वह सरकार 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि राज्य टीका कंपनियों से टीका खरीदने लगे हैं। केंद्र सरकार टीका कंपनियों से सलाह मशविरा कर तय करती है कि कौन सा राज्य कितना टीका खरीदेगा, ताकि कोई राज्य अधिक और कोई कम न खरीद ले। केंद्र हर राज्यों को लिखकर देता है कि आप मई के महीने में इतना टीका खरीद सकते हैं। राज्यों को दिया गया पैसा केंद्र देने से पहले रोक ले, राज्यों से कहे कि आप खुद खरीदें, लेकिन कितना खरीदेंगे यह तय केंद्र सरकार कर रही है। 2 कंपनियों से खरीद के मामले में पहले केंद्र सरकार ही तय कर रही थी, अब भी केंद्र सरकार तय कर रही है। केंद्र सरकार कहती है कि भारत की दोनों कंपनियों से 50% टीका वह खरीदेगी, 25% राज्य खरीदेंगे और 25% प्राइवेट पार्टियां खरीदेंगी। प्राइवेट पार्टी को राज्यों के बराबर लाकर रख दिया गया ताकि वे अधिक दाम में टीके लगा सकें, खरीद सकें, ज्यादा मुनाफा कमा सकें। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री टीके को लेकर राज्यों से क्या कह रहे थे। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों से कहते हैं कि हम एकदम से टेस्टिंग भूलकर वैक्सीन पर चले गए और उसी दिन टीका उत्सव की घोषणा भी कर देते हैं। क्रोनोलॉजी के साथ साथ आपको कंट्राडिक्शन भी समझना होगा, बल्कि अब हिंदी छोड़कर इंग्लिश बोलना होगा। हमारा क्या हुआ है, हम एकदम टेस्टिंग भूल करके वैक्सीन पे चले गए। वैक्सीन जैसे जैसे प्रोडक्ट होगी, जैसे जैसे पहुंचेगी। हमने लड़ाई जीती थी बिना वैक्सीन को। वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी वो भी भरोसा नहीं था, तब हम लड़ाई जीते। तो आज हमें इस प्रकार से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को भयभीत होने नहीं देना है। क्या प्रधानमंत्री यह नहीं कह रहे कि वैक्सीन के बिना ही हम इस लड़ाई को जीत लेंगे? प्रधानमंत्री जिस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं उसकी हालत पहली लहर और दूसरी लहर में क्या रही आप जानते हैं। गांव में टेस्टिंग की क्या हालत है, कितनी बार बताई जाए। प्रधानमंत्री यह बात अप्रैल में कह रहे हैं जब हर तरफ लोग मरने लगे, लोग टीका कर रहे थे, तब कह रहे हैं कि हम टेस्टिंग को भूलकर वैक्सीन पर चले गए। अब 18 मई को प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर टीके की सप्लाई को बढ़ाने का काम चल रहा है। साथियों, टीकाकरण कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए इससे जुड़े हर भ्रम को हमें मिलकर के उसको निरस्त करना है। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। टीका की सप्लाई बढ़ाने के लिए जो बड़े पैमाने पर काम हो रहा है उसे तो पहले किया जाना था, तब शायद छोटे पैमाने पर ही काम करने से हो जाता। कितना काम हो रहा है बता रहा हूं। 2 अक्टूबर को विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत और दक्षिण अफ्रीका अपील करते हैं कि टीका बनाने वाली कंपनियां पेटेंट का अपना अधिकार छोड़ दें ताकि दूसरी अनेक कंपनियां बनाने लग जाएं। जबकि अपने देश में मोदी सरकार, जिसके पास भारत बायोटेक का साझा पेटेंट है, खुद भारत की ही दूसरी कंपनियों को अधिकार नहीं देती है। 7 महीने का कीमती वक्त चला गया। अब एक और कमाल की बात बताता हूं। बायोटेक का पेटेंट भारत सरकार साझा करती है तो प्रधानमंत्री इस स्तर पर फैसला ले सकते थे कि दूसरी कंपनियां भी बनाएंगी। जो काम प्रधानमंत्री का है उसका सुझाव परिवहन मंत्री दे रहे हैं। जब किसी बात की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयां न होने वाली तैयार कर ली तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इंपॉर्टेंस मिला है,
तो मनसुख भाई, मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फॉर्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। तो मुझे लगता है ये तुरंत 15 दिन 20 दिन में हो सकता है। तो थोड़ा ये तो मेरे अंदर का विषय नहीं है, आप अनाय से दिल्ली में है, तो ये जो वैक्सीन का प्रॉब्लम है अगर इसमें सुलझाने में अगर आपको उचित लगे तो इसका जरूर विचार करिए। लगता है सरकार आपस में बात नहीं कर रही है, तभी गडकरी को बाहर सुझाव देना पड़ रहा है। बाद में गडकरी ने एक बयान जारी कर अपने इस बयान पर सफाई दी, जिससे यह साफ हो गया कि वाकई सरकार के मंत्रियों को पता नहीं है कि सरकार क्या कर रही है। नितिन गडकरी कहते हैं, 18 मई को स्वदेशी जागरण के द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में मैंने टीका उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया था। मुझे पता नहीं था कि मुझसे पहले रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख बताया था कि सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। सम्मेलन के बाद मुझे बताया गया कि सरकार ने 12 अलग अलग कंपनियों की मदद करनी शुरू कर दी है ताकि निकट भविष्य में टीके का उत्पादन बढ़ाया जा सके। मुझे पता नहीं था कि उनके मंत्रालय ने मेरे सुझाव से पहले ही काम शुरू कर दिया है। स्वदेशी जागरण के सम्मेलन में वाइस चांसलर बुलाए गए हैं, यह अलग विषय है। उसे संबोधित कर रहे हैं मंत्री नितिन गडकरी को ही पता नहीं कि उनकी सरकार के एक मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं। 18 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में सुझाव दिया था कि मैं मानता हूं कि यह समय कानून के अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रावधानों को लागू किया जाए ताकि अधिक से अधिक कंपनियां वैक्सीन बना सकें। लोकतांत्रिक शिष्टाचार तो यही है कि पूर्व प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है तो प्रधानमंत्री ही जवाब देते, अगर ईगो की समस्या नहीं है तो। लेकिन प्रधानमंत्री का जवाब नहीं आया। अलबत्ता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मनमोहन सिंह के पत्र का जवाब देते हुए मजाक उड़ाया। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना आप? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मोदी सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि लाइसेंस ओपन कर खोल दिया जाए, दूसरी कंपनियों को उत्पादन करने दिया जाए। मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाने के बाद सरकार को उनके ही सुझाव पर फैसला लेना पड़ता है। 13 मई के टाइम्स ऑफ इंडिया में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल का बयान है कि केंद्र सरकार और भारत बायोटेक दूसरी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं ताकि उत्पादन बढ़ सके। लोग कहते हैं कि कोवैक्सीन के उत्पादन का काम दूसरी कंपनियों को दे दिया जाए। मैं ये बताते हुए खुश हूं कि भारत बायोटेक से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने इसका स्वागत किया। दूसरी कंपनियां बना सकती हैं, केंद्र उन कंपनियों की मदद करेगा। जाहिर है मई से पहले सरकार इस दिशा में नहीं सोच रही थी। जब अप्रैल में मनमोहन सिंह ने पत्र लिखा तो मजाक उड़ाया गया। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार के पास टीका बनाने की 3 अपनी कंपनियां हैं? उनका नाम आपने सुना है इस बहस के दौरान, जब बिकने वाली होंगी तब आप सुनेंगे। हैफकिन बायोफार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड और भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। 15 मई का सूचना और प्रसारण मंत्रालय पीआईबी का प्रेस रिलीज है कि सरकार अपनी कंपनियों को टीका बनाने के लिए तैयार कर रही है। यह तैयारी क्या पहले नहीं होनी चाहिए थी? आपको आईटी सेल का एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिल रहा होगा कि मोदी सरकार ने राज्यों को 17 मार्च को ही बता दिया था कि दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन मार्च के महीने में पहले हफ्ते में तो डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान है कि महामारी खत्म होने वाली है। और तो और फिर केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि उसने अपने ही अस्पतालों में दूसरी लहर को लेकर क्या तैयारी की थी। क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई चेतावनी जारी की गई थी? जनता को बताया गया था? दूसरी लहर तो छोड़िए, टीके के मामले में भी सरकार नाकामी के अनेक मोर्चों पर पकड़ी गई है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप बिना संकोच, आपको लगता है कि जो चीज आपने अच्छी की है, अच्छे ढंग से की है, वो मुझे जरूर भेजिए लिख करके, मेरे तक पहुंचाइए और मैं इसका अन्य जिलों में उपयोग कैसे हो इसकी जरूर चिंता करूंगा। इससे क्या पता चलता है? यही ना कि सरकार को ही नहीं मालूम है कि सरकार क्या कर रही है। डू यू गेट माई पॉइंट? क्या डीएम बताएंगे प्रधानमंत्री को कि टीके के उत्पादन के लिए लाइसेंस नीति में चेंज कर दीजिए?
इतने लोगों के मर जाने और मार दिए जाने के बाद अब अनुभव पूछे जा रहे हैं, लेकिन तबाही तो ज्यादातर जगहों में थी। तब क्यों नहीं डीएम से बात की गई कि आपके यहां क्या कमी है, हम क्या देकर आपको आपकी कमी दूर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री इन दिनों पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं, जब घर घर में लोग अपनों को गंवाकर न जाने कितने वर्षों के लिए नेगेटिव हो चुके हैं। यह तस्वीर बिहार के बेगूसराय से हमारे सहयोगी संतोष ने भेजी है। 17 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल मीटिंग के दौरान लॉकडाउन में गरीब लोगों के लिए बने सामुदायिक किचन का मुआयना कर रहे हैं। वर्चुअल मुख्यमंत्री के लिए इसे रेस्तरां की तरह सजा दिया गया। मेजें कितनी अच्छी लग रही हैं, पानी का इंतजाम है, सीएम ने भी तारीफ कर दी है। वर्चुअल मीटिंग के दिन लोगों को तमाम शिष्टाचार के साथ खिलाया जा रहा है, लेकिन अगले दिन यहां की तस्वीर बदल जाती है। हम समझते हैं कि गुब्बारे ज्यादा समय नहीं रह सकते हैं, लेकिन सीएम के सामने जहां एक मेज पर कम लोग खा रहे थे ताकि सामाजिक दूरी नजर आए, अब मेजें एक दूसरे से सटी हुई हैं और ज्यादा लोग खा रहे हैं। यही नहीं, बहुत सारी मेजें अब नजर नहीं आ रही हैं। और रात की यह तस्वीर उसी दिन की है जब मुख्यमंत्री ने वर्चुअल दौरा किया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह खाना बंट रहा है और भीड़ है। यह तस्वीर सरकारी व्यवस्था की पोल खोल रही है और यह भी बता रही है कि काम धंधा बंद होने के कारण जो तबाही आई है उसने लोगों की क्या हालत कर दी है। न मरने पर कोई गरिमा है, न जीते जी कोई गरिमा है। उसी दिन रात के वक्त मुख्यमंत्री को वर्चुअल दौरा करना चाहिए था, ताकि पता चलता कि सुबह किस तरह की लीपापोती की गई। क्या ऐसी लीपापोती वाली जानकारी पॉजिटिव के नाम पर सीएम और प्रधानमंत्री को चाहिए, या लापरवाही वाली खबरें जिसे देखकर ठीक करने की तुरंत कार्रवाई की जा सके, ये चाहिए। यही हाल टीका उत्सव का हुआ होगा। 19 अप्रैल को मोदी सरकार टीके की नई गाइडलाइन निकालती है और कह देती है कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीके दिए जाएंगे। राज्यों को तैयारी के लिए सिर्फ 11 दिन का समय दिया गया। तैयारी ही नहीं, राज्यों को टीका खरीदने का समय भी कम दिया गया। केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुगम और प्रभावी नीति बताया है। नतीजा क्या हुआ? टीके की कमी हो गई और जगह जगह टीका केंद्र बंद होने लगे। रविश रंजन गौतम बुद्ध नगर के बिसरक गांव में गए, जहां टीके का सेंटर बना है। वहां पर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के शहरी लोग टीका लगाने पहुंच गए। क्या यह ऐसा इसलिए भी हुआ कि गांव के लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा कम है, स्मार्टफोन कम है, डिजिटल साक्षरता कम होगी और इसका लाभ उठाकर दिल्ली वाले बुकिंग कर गांव में पहुंच जा रहे हैं? मुमकिन है टीके को लेकर गांव में जागरूकता कम है, लेकिन यह शहरों की कौन सी जागरूकता है कि गांव के टीका केंद्र में दिल्ली वाले पहुंच जाएं? गांव का टीका केंद्र तो कायदे से गांव के लिए बना होना चाहिए था। वहां के लोगों को बुलाकर टीका दिया जाना चाहिए था। शहर के लोग जागरूक हैं तो क्या गांव का हक मार लेंगे? यह जागरूकता है या चतुराई? पहली बात तो हमें जानकारी नहीं है इस चीज़ की, वैक्सीन किस तरह से लगवाई जाती है। फिर इस तरह की अफवाह चली हुई है कि उसमें जैसे किसी के बीपी हाई है या किसी के डायबिटीज है, तो अगर वो पेशेंट अगर इस तरह से लगवाता है तो उसके परेशानी हो जाती है। तो ये अफवाह बहुत ज़्यादा चली हुई है। कोई भी गांव का आदमी इतनी दूर जाने के लिए हिचकिचाएगा, पहला नंबर। दूसरा, बुजुर्ग लोग हैं, 60 हैं या 45 प्लस, सबके पास कन्वेंस नहीं होता, सबके पास इतना डिजिटल मोबाइल पे सब कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। फैमिली में यदि एक कमाने वाला तो ये नहीं कहेगा कि मैं अपने 10 को छुट्टी करके 1 बाय 1 लेके जाऊं वैक्सीन लगवाने, टेस्टिंग कराने। वो यदि जॉब कर रहा होगा उसके लग जाए, बहुत रेयर केस है। अदरवाइज यदि यहाँ पे गाँव में वैक्सीन का टेस्टिंग सेंटर कर दिया जाए या वैक्सीन लगाने का, तो मैं नहीं कहता कि कोई नहीं लगवाएगा, 80% लोग लगवा लेंगे। सर, जब तक ये गांव के अंदर आकर के वैक्सीनेशन पॉइंट नहीं बनेंगे, तब तक इस वैक्सीनेशन का देहात में विशेष तौर से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा। सरकार जब इलेक्शन में अपनी कोई योजना आती है तो पटवारी को और ग्राम का जो प्रमुख है उसको बैठा करके और उनके नाम लिखवा करके और सारा करती है। अब जब पब्लिक की जान पे आ रही है, मेरे यहाँ इतनी कैजुअलिटी इस गांव में हुई है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ केवल 2 दिन टेस्टिंग हुई है और वैक्सीनेशन का मतलब ही नहीं है। स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों को 5-6 दिन हम लोगों ने ट्राई किया, अलग अलग जगह पे ट्राई करने के लिए। कहीं हो रहा था, फिर नहीं होता था। कई बार स्लॉट्स आते थे, ग्रीन होता था, जब तक हम कराते थे रेड हो जाता था। फिर कई दिनों बाद 3-4 दिन मशक्क़त करने के बाद इस संडे को स्लॉट्स खुले काफ़ी, तो फिर हमें एक स्लॉट मिलने लगा।
तो जो हमें सबसे पहले जो मिला वो यहाँ का मिला, तो हमने उसको यहाँ करा दिया और हम लोग यहाँ पर आ गए। ये अब बिसराक, इससे पहले कभी आप आए थे? इस गांव का नाम सुना था आपने? नहीं, हमने तो पूछ के आए, हम लोग वो मैप लगा के आए हैं और पूछ के आए हैं। सरकारी दावों में टीके की भले कमी ना हो, लेकिन लोगों को पता है कि टीका नहीं मिल रहा है। विवेक लगातार टीके की नीतियों का विश्लेषण कर रहे हैं। 30 अप्रैल को उन्होंने लिखा है 45 साल और उससे ऊपर के लोगों की संख्या करीब 35.6 करोड़ होगी। इस समूह में 53.6 करोड़ टीके लगने बाकी हैं। अर्थशास्त्री रेणुका साने और अजय शाह ने अनुमान लगाया है कि 18 से 44 के बीच के लोगों की जनसंख्या 62.2 करोड़ होगी। इस समूह को 124.4 करोड़ टीकों की जरूरत होगी। इस हिसाब से अगर 18 साल से ऊपर के सभी को टीका देना होगा तो कुल 178 करोड़ डोज की जरूरत होगी। मई में सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा था कि 7 करोड़ टीका बनाने की उम्मीद है और भारत बायोटेक ने कहा था 2 करोड़ टीका बनाने की उम्मीद रखते हैं। यह तो केवल 9 करोड़ ही हुआ। जुलाई तक उम्मीद है यह सप्लाई 16 करोड़ तक पहुंच जाएगी। स्पुतनिक या फाइजर की सप्लाई मिलने के बाद कुल सप्लाई 16 करोड़ से ज्यादा हो सकती है, मगर 2 कंपनियों की उत्पादन क्षमता की भी अपनी सीमा है। यह संख्या बता रही है कि अथॉरिटी को कभी लगा ही नहीं था कि दूसरी लहर आएगी, इसलिए आबादी के बड़े हिस्से को टीका देने की योजना ही नहीं थी। अगर हर महीने 20 करोड़ टीके दिए जाएं तो भी हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएंगे। सरकार द्वारा कोर्ट को दिए हलफनामे के मुताबिक अभी हमारी सप्लाई 8.5 करोड़ की है। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया। इसमें सरकार ने कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता के बारे में लिखा है। भारत बायोटेक की कंपनी की उत्पादन क्षमता के बारे में बताया है कि भारत बायोटेक ने 1 महीने में 90 लाख डोज बनाने की क्षमता को बढ़ाकर 2 करोड़ डोज प्रति माह कर लिया है। जुलाई 2021 तक उम्मीद है कि प्रति माह 5.5 करोड़ डोज उत्पादन करने की क्षमता हो जाएगी। 9 मई के हलफनामे में ऐसी जानकारी कोर्ट को दी गई है। उसके 3 दिन बाद 13 मई के फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार को बताया है कि अगस्त तक 10 करोड़ डोज बनने लगेंगे और भारत बायोटेक ने कहा है कि 7.8 करोड़ डोज बनने लग जाएंगे। यह खबर सूत्रों के हवाले से छपी है। 2 दिन में टीके का टारगेट कितना बदल गया। अगर आप ट्रैक करें कि उत्पादन को लेकर पूनावाला ने किस किस तरह के बयान दिए हैं और सरकार ने कैसे बयान दिए हैं, तब जाकर आपको खेल समझ में आएगा। तो आपको लगेगा कि जिस व्यक्ति का इंटरव्यू मीडिया में हीरो की तरह होता रहा, दरअसल वो अपनी मर्जी से जब चाहता था जीरो से खेलता रहा और हर इंटरव्यू में कुछ और जीरो लगाकर कुछ भी संख्या बोलता गया। अक्टूबर में पूनावाला ने कहा कि जनवरी 2021 तक सीरम में हर महीने कोविशील्ड के 10 करोड़ डोज बनाने की क्षमता हासिल कर ली जाएगी। नवंबर में जब प्रधानमंत्री सीरम जाते हैं तो पूनावाला का टारगेट बदल जाता है और कहते हैं कि मार्च तक आते आते हर महीने 10 करोड़ डोज बनने लगेंगे। जनवरी से मार्च 3 महीना तो यहीं बढ़ गया। मई में मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि सीरम ने अपनी क्षमता 5 करोड़ से बढ़ाकर 6.5 करोड़ कर ली है। कहां तो मार्च में 10 करोड़ की क्षमता करनी थी। जुलाई 2021 में इसकी क्षमता और भी बढ़ने की उम्मीद है। किस कंपनी में कितने डोज बन रहे हैं, इसकी सही संख्या जानना बहुत मुश्किल है। कंपनियां ही बयान बदल रही हैं। कुछ भी बोल देना है, कुछ भी छप जाना है। बिना कॉपी देखे नंबर दिए जा रहे हैं। अभी तक तो इन कंपनियों ने जितना कहा था उस हिसाब से अपनी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ा पाई है। आगे देखेंगे। लेकिन गुजरात भाजपा के इस पोस्टर को देखिए। बीजेपी इसमें कहती है कि इस वक्त भारत बायोटेक हर महीने कोवैक्सीन की 1 करोड़ डोज का उत्पादन कर रही है, जबकि कोर्ट में सरकार ने कहा है कि 2 करोड़ डोज कोवैक्सीन का उत्पादन होने लगा है। अब कोई कोर्ट के आंकड़े को सही माने या बीजेपी के प्रचार को। कोर्ट में सरकार ने कहा है कि भारत बायोटेक जुलाई 2021 तक 5.5 करोड़ कोवैक्सीन के टीके बनाने लगेगी, लेकिन पोस्टर में लिखा है कि जुलाई अगस्त तक 6 से 7 करोड़ डोज बनने लग जाएंगे। इस पोस्टर के अनुसार क्या वाकई भारत बायोटेक सितंबर तक 10 करोड़ डोज बनाने लग जाएगी? देखते हैं कब तक ऐसा होता है। टीका उत्सव मनाने के ऐलान के बाद टीके के उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है। सरकार ने भोज में सबको बुला लिया है
और जिन्होंने बुलाया है मंडी में सब्जी खरीदने निकले हैं, इस टाइप की बात है। क्या दिसंबर तक 216 करोड़ टीके का डोज भारत हासिल कर लेगा? नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल कहते हैं इसे लेकर कोई शक नहीं होना चाहिए। शक कौन करेगा? सवाल किया जाता है तो जवाब नहीं मिलता। आपने प्रधानमंत्री को बार बार कहते सुना होगा कि मानवता की सेवा के लिए टीका दुनिया के देशों में दे रहे हैं। आज उस मानवता का एक रूप बॉम्बे हाईकोर्ट की बहस में दिखा। जनहित याचिका यह थी कि 75 साल से ज्यादा उम्र के और बेड पर पड़े और चलने में असमर्थ लोगों को घर जाकर टीका लगाया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार तैयार नहीं है तो हम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इसकी इजाजत देने को तैयार हैं। मानवता की बात करने वाली केंद्र सरकार को इससे क्या ऐतराज है? गुरुग्राम में लोग कार में बैठकर टीका ले सकते हैं तो बीमार, अशक्त और विकलांग लोगों को घर जाकर टीका नहीं दिया जा सकता? क्यों नहीं दिया जा सकता है? तो मानवता की परिभाषा वो तो बदली जा सकती है, बदल तो गई ही है प्रयागराज के घाट पर। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस तरह कोविड की अन्य दवाओं की कालाबाजारी हुई है और लोगों को उसकी भी कमी का सामना करना पड़ा है। कोरोना से बचाव के टीके की हालत आप देख रहे हैं। कोरोना के मरीजों के लिए जो इंजेक्शन हैं, दवाएं हैं, उसका भी वही हाल है। लोगों को ब्लैक में खरीदना पड़ा। आम दवाओं की सप्लाई कम थी। अब जब ब्लैक फंगस के केस बढ़े हैं तब उसकी दवा को लेकर भी मारामारी हो रही है। सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है कि ब्लैक फंगस की दवा का विवेकपूर्ण इस्तेमाल हो। यह विवेकपूर्ण इस्तेमाल क्या होता है? क्या डॉक्टर 5 की जगह 15 डोज लिख रहे हैं? ब्लैक फंगस की दवा मिल ही नहीं रही है, लेकिन ब्लैक मार्केट में लाखों देकर लोग खरीद भी रहे हैं। जाहिर है जो नहीं दे सकते उन्हें यह दवा नहीं मिल रही है। लोगों ने लाख लाख रुपए देकर रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब खरीदे हैं। यहां तक कि नकली रेमडेसिविर भी बिक गया और मरीजों को लग गया। अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि नकली रेमडेसिविर के झांसे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई और बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल भी आ गए। उन्होंने मुख्यमंत्री को खत लिखा है कि इस वजह से उनके रिश्तेदार की मौत हो गई। इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ है। गोविंद राजपूत ने दिए थे। कौन है ये? गोविंद राजपूत सर हमारे इम्पैक्ट ट्रेवल्स का ही ड्राइवर है। वो कहाँ से लाया था? जो कि तुलसी सिलावट जी की घरवाली की गाड़ी चलाता है। नहीं, वो कहाँ से लाया था इसने नहीं बताया सर। वो तो वहीं से काम कर रहा है ना सर। वो मंत्री जी के वहाँ से लाया। मंत्री जी के वहाँ से उसने कई लोगों को इंजेक्शन दिलवा। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इंदौर में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया का ड्राइवर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार हुआ। मीडिया से उसने कहा उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी का ड्राइवर देता था। अब कांग्रेस मंत्री जी का इस्तीफा चाहती है। जो अग्रवाल पकड़ाया उसने साफ साफ बोला कि मैं आदरणीय तुलसी सिलावट जी की पत्नी का मैं ड्राइवर हूँ। इंजेक्शन मेरे को वहीं से मिलते थे और वो ला के 14 हजार रुपये में अब बेच रहे हैं। ये उसके पहले 25-30 हजार रुपये में बेचे गए। ये आरोप सिद्ध होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, आपके सपनों का शहर और आपके सपनों का शहर इंदौर के प्रभारी महोदय और उनके परिवार द्वारा ये इंजेक्शन बेचे जा रहा है, जिससे शर्मनाक घटना हो रही है आपके इंदौर सपना शहर में। और आप इंदौर में आए और तत्काल इनका इस्तीफा मंजूर करें। ग्लूकोज और नमक के इंजेक्शन को रेमडेसिविर के नाम से बेचने वाले गिरोह ने खासो आम में कोई भेदभाव नहीं किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई पूर्व मंत्री और गोटे गांव से बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खत लिखकर दावा किया है कि दमोह उपचुनाव में काम करने के बाद वो संक्रमित हुए। उन्हें भी जबलपुर में इलाज के दौरान 6 नकली इंजेक्शन लगाए गए। जिस हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया था वहां उन्हें कुल 12 इंजेक्शन लगे, इसमें 6 नकली थे। विधायक ने कहा कि नकली इंजेक्शन से कई मरीजों की मौत हुई है। इसमें राजनीतिक व्यक्ति, सिटी हॉस्पिटल जबलपुर का प्रबंधक और सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। फेफड़ों का इंफेक्शन वो 4% था। दोबारा एडमिट हुआ तो CT स्कैन 25 तारीख को कराई, तब वो 15 और 16% था। 6 इंजेक्शन लगने के बाद, और इसके बाद जब 6 इंजेक्शन लगे उसमें मैं ठीक हो गया। मतलब 16% भी वो 6 इंजेक्शन बाद वाले में ठीक हो गया। उसी प्रकार से हमारे साले दिनेश पटेल जी, उनको मात्र 2% इन्फेक्शन था। उसी समय जब मुझे हुआ तो उसके 2-3 दिन बाद। उन्होंने अपने खत में दावा किया कि वो खुद भुक्तभोगी हैं। उनके परिवार के दिनेश पटेल की 42 साल की उम्र में कोरोना से मौत हो गई।
जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद नेता और सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत मोखा समेत 3 पर मामला दर्ज किया। रासुका लगा, लेकिन इस कागजी कार्रवाई पर कांग्रेस ने तो सवाल उठाए ही हैं। पटेल को भी ये लगता है कि नाकाफी है। मुझे जानकारी लगी कि जो सिटी हॉस्पिटल का जो संचालक है उसको मात्र 3 महीने का वो NSA लगाया गया है, जबकि 1 साल का नियम के एक साल। तो मेरा मांग है कि 1 साल के नीचे उसको किसी प्रकार की रियायत नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई जितनी हो सकती है, तो पूरे जीवन उन्होंने हजारों लोगों की जानें ली हैं। हालांकि इस आरोप पर सरकार के भी अपने तर्क हैं। किसी भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। मैंने तो स्वयं कल ट्वीट किया और बोला है कि यदि ऐसे पहले भी कोई मामले हों जो सरकार की जानकारी में नहीं है, यदि किसी परिजन ने या किसी मरीज को की मजबूरी का फायदा उठाते हुए किसी ने रेमडेसिविर ज़्यादा मूल्य में बेचे हैं, तो मुझे संज्ञान में लाएं। हम उचित स्थान पर उसकी कार्रवाई करवाएंगे जांच के बाद। तो हमारी सरकार तो कटिबद्ध है कि ऐसी व्यवस्थाएं को हम ठीक कर सकें। काश आपदा में अवसर की अकेली कहानी होती। अब राजगढ़ के जिला अस्पताल में कोविड ICU को देखिए। 6 महीने पहले लगभग 80 लाख में बना, 20 लाख से ज्यादा सिर्फ सिविल वर्क में लगा। लेकिन पहली बरसात में ऐसी हालत कि ICU में लेटे मरीज को छाता लगाना पड़े। जांच करने के पश्चात ही पता चलेगा कि गलती कहाँ है, ये किससे हुई है। और इसके लिए भी तो हम हाल फिलहाल तक मरीजों की सुरक्षा के लिए जो एहतियाती कदम है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो और उनके इलाज सुचारू रूप से चलता है। इंदौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से मौत के 8 मामले सामने आ चुके हैं। ये और बात है कि पुलिस अब तक ये नहीं बता पाई है कि कितने नकली इंजेक्शन बांटे गए। ये भी और बात है कि सूत्रों के हवाले से ये सुर्खियां बनने लगी हैं कि 90% नकली इंजेक्शन के मामलों में मौत नहीं हुई, बल्कि मरीज ठीक हो गए हैं। अब सूत्रों से ये क्यों नहीं पूछा जाता कि अब तक इन मामलों में गैर इरादतन हत्या का ही मुकदमा चल रहा है, तो ऐसे में क्या प्रशासन के इरादे साफ नहीं होते और क्या 8 मरीजों की मौत हत्या का मामला चलाने के लिए नाकाफ़ी है। नरसिंहपुर से आशीष, राजगढ़ से तनवीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।